Good evening, class. I hope you all are doing good. So, हम काफ़ी टाइम बाद अपने जो एजू गुरुकुल चैनल है इस पे जो वीडियोस है अपलोड करने जा रहे हैं। तो ये सोशियोलॉजी पेपर 2 हम शुरू करेंगे। ऑलरेडी सोशियोलॉजी जो पेपर 1 है उसके मैंने काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं एजू गुरुकुल चैनल पे डाल रखे हैं। तो आज हम और जो बाकी के भी लेक्चर्स है, जो बाकी के हमारे टॉपिक्स रहते हैं सोशियोलॉजी पेपर 1 के, तो वो भी बहुत जल्दी हम उस पर अपलोड कर देंगे। सो आज हम ये पेपर 2 का जो पहला लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये टॉपिक हम ये सब कवर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे भी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी रेफ़र करनी है, जो सिलेबस है उसका क्या कैसे करना है, और जो एक सोशियोलॉजी के आंसर्स हैं पेपर 2 के वो कैसे लिखने हैं। क्योंकि जब मैं सोशियोलॉजी की तैयारी करता था तो सोशियोलॉजी पेपर 1 के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। हमने जैसे वहाँ पे आइडल टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो हमने उसको जो थ्योरी थी हमने पढ़ी हुई है, हमने लिख दी, हमारे नंबर आ गए। जो सोशियोलॉजी पेपर 2 है इस वेरी ट्रिकी पेपर। ट्रिकी इन द सेंस वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे सपोज करो क्वेश्चन पूछा था एक बार, मुझे याद है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आप देखोगे जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जहाँ जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है एनवायरनमेंट के लिंक्ड, लेकिन वो सोशियोलॉजी में पूछा हुआ है। तो सोशियोलॉजी में फिर हमारा, क्योंकि हमने जीएस इतना पढ़ते हैं, तो हमसे क्या गलती होती है, हम उसका जो सोशियोलॉजी जो एक एग्जामिनर आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो सोशियोलॉजी का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हम उसमें जीएस का आंसर लिखाते हैं। तो ये बहुत ट्रिकी था, इस चीज़ को ओवरकम करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजी पेपर 2 इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो अभी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो हमारी एक प्ले लिस्ट है पेपर 1 के रिलेटेड, तो उसमें मैंने क्या प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत डिटेल से डिस्कस की है। तो जो कि पेपर 1 के लिए भी इम्प्लीमेंट है और पेपर 2 के लिए भी इम्प्लीमेंट है। तो आप प्लीज़ ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा भी कैसे प्रेपरेशन स्ट्रेटजी, नोट्स, बुक्स क्या कुछ है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि अब मेरी जो इस में ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होगी भी, हम जो टाइम है, डेडिकेटेड टाइम है, हम जो चीज़ें हैं भी, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ, हमें टाइम बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो डिस्कशन सिलेबस जो पेपर 2 का है दैट इज ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप ये भी उस पर जाके देख सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें मैंने की हुई हैं। बुक्स ये सब मैंने उसमें जो स्ट्रेटजी का चैप्टर है उसमें सारी की हुई हैं। ऑल दो मैंने सब इसमें कर रखी हैं, लेकिन जैसे जो कोई लेक्चर होगा तो मैं साथ में हो सकता है आपको इग्नू की कुछ बुक्स उस लेक्चर के नीचे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इग्नू। और ये पीपीटीज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये काफ़ी सारी मैंने जो जो भी पीपीटीज बनाता हूँ इग्नू से कलेक्ट करता हूँ, जहाँ कुछ करंट अफेयर से होता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से मैं जो पीपीटीज बनाता हूँ। तो अगर आप पीपीटीज भी कर लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो अभी मैंने जो प्रॉब्लम आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी भी, सोशियोलॉजी के जब हम पेपर 2 के क्वेश्चन लिखते हैं तो हमसे भी आंसर जो कैसे लिखने हैं। जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई भी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पूछ रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज पूछ रहे हैं, तो उन आंसर्स को सोशियोलॉजिकल आंसर कैसे लिखना है, ना कि जीएस आंसर। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है भी, यू शुड यूज सोशियोलॉजिकल जो पेपर 1 के सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके कंसेप्ट आप यूज़ कीजिए। जैसे कि इमाइल डुर्खिम के जो काफ़ी कंसेप्ट हैं, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी,
एनोमी, डिफरेंट सोशल करंट्स, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन। जो करंट्स हैं, आपको मैंने जो, अगर आपने मेरे जो थिंकर्स वाले देखे होंगे, तो मैंने जो सारे बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस किए हैं। तो जैसे फार्मर सुसाइड्स हैं, जो स्टूडेंट सुसाइड हैं, कोटा के जैसे काफ़ी इनफेमस जो चीज़ है, भी कोटा में काफ़ी स्टूडेंट सुसाइड कमिट करते हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम, या फार्मर सुसाइड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे, जैसे जो इंटीग्रेशन, रेगुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड, तो ये सब थ्योरी हमने उसमें लगानी है। ये सारे जो कंसेप्ट हैं हमको यूज करने हैं उसमें, ये कंसेप्ट आंसर में ड्रॉप करने हैं। ऐसे कार्ल मार्क्स के जो हैं, और कार्ल मार्क्स के जो कंसेप्ट हैं एक्चुअल में, डायलैक्टिक्स, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस, और बाय द वे जब इंडिया की जो सोशियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे आगे देखोगे, तो जो सोशियोलॉजी इंडिया की सोसाइटी को जो सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने मार्क्सियन एक पर्सपेक्टिव है, जो आपके एक सिलेबस का भी टॉपिक है, जिसको मार्क्सियन पर्सपेक्टिव जो एक है, AR देसाई जो हैं सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने यूज़ किया है। तो वो हम डिटेल मैनर में देखेंगे। तो ये, बट यहाँ पे मेरा पर्पज़ क्या था कार्ल मार्क्स को मेंशन करने का, भी आपको इनके जो कंसेप्ट्स हैं, जो इनके वो ये हैं, कीवर्ड्स हैं, ये ड्रॉप करने हैं, ताकि एग्जामिनर को फील आए भी वो एक GS का आंसर नहीं पढ़ रहा, वो एक सोशियोलॉजी का आंसर पढ़ रहा है। सेम मैक्स वेबर के कंसेप्ट है, RK मार्टिन के, तालकोट पार्सन का EJL मॉडल। मैं इन सब चीज़ों में टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो पेपर 1 की एक सीरीज पैरेलल में चल रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अदर थ्योरीज हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, इसको भी आप सोशियोलॉजी जो आंसर है जो लिख रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हो। ये पर्सपेक्टिव्स है। सपोज करो आप मेंस का क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, तो आपको क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो आप लिखोगे उसको, आप GS का एक आंसर लिखोगे भी, डिमोनेटाइजेशन एक ऐसे करेंसी के जो नोट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किए 500,000 के, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ा। हम वो है, इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं, तो ऐसे लिखोगे GS का आंसर। लेकिन अगर मैं इसको आंसर को, अगर मैंने एक थोड़े से एक दो क्वेश्चंस के मॉडल आंसर लिखने की कोशिश की है, अगर सपोज करो अगर इसको मेरे को सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करनी है डिमोनेटाइजेशन की, तो मैं कैसे करूँगा। जैसे ये फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या करे, फ्रॉम ए फंक्शनल पर्सपेक्टिव डिमोनेटाइजेशन कैन बी सीन एज द नेसेसरी स्टेप टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी corruption in Indian economy. The removal of old currency notes and introduction of new ones can help to improve the functioning economy by reducing illegal activities and promoting ट्रांसपेरेंसी। तो ये एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, भी इसका कोई फंक्शन था, तो ये हमने इस फंक्शन को देखा। अभी डीमोनेटाइजेशन अगर कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखेगा, जो कि मार्क्सियन थ्योरी, न्यू मार्क्सियन, ये स्टडी किया है, तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से कैसे डीमोनेटाइजेशन को देखेंगे हम। Demonetization can be seen as measure taken by government to control and exploit the lower classes. The sudden removal of currency notes can be caused financial hardships for people who rely on cash transactions, and the lack of readiness for change can disproportionately affect the poor. तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अगर देखो कि मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, वो जो दो क्लासेस की बात करता है, बुर्जुआसी एंड प्रोलेटेरियंस। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखेगा भी जो क्लास है, जो मासेज है, वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या देखेगा, क्योंकि ये जो हमने GH मीड में स्टडी किया था, तो GH मीड में क्या था भी सिंबल्स, तो ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, डिमोनेटाइजेशन कैन बी सीन एज द वे फॉर गवर्नमेंट टू सिग्नल इट्स कमिटमेंट to fighting corruption and promoting economic growth. The symbolic act of removing old currency notes and introducing new one can create a sense of social change even if practical effects are minimal. तो symbols जो मैंने एक भी symbols interaction जो कर रही है गवर्नमेंट, the population of जो मासेज है इंडिया के, जो सिटीजन्स हैं, तो एक सिंबल्स भी हमारी जो कमिटमेंट है करप्शन के खिलाफ, तो ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव देख रहे हो, डिमोनेटाइजेशन कैसे उस सिंबल को मासेस पे शो करता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव
From a feminist perspective, demonetization can be seen as a measure that disproportionately affects women. Women in India are likely to be involved in informal economy, such as small business, and we are more likely to rely on cash transactions. The removal of old currency notes can cause financial hardships for women and make it harder for them to access resources and services. तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा वुमेन की जो प्रॉब्लम्स की उनकी बात करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या देखा कि जो डीमोनेटाइजेशन से है वुमेन्स को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, भी एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव में मोस्टली भी स्ट्रक्चर में कुछ इशू होते हैं या स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शन होते हैं। तो जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से स्टडी करेंगे हम डीमोनेटाइजेशन को, तो हम इसमें कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी उसमें कुछ इश्यूज देखे, तो उसको सॉल्व करने के लिए जे एक उन्होंने जो स्टेप था जे लिया। तो आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, तो जो ताकि आपको रिवाइज करना भी बहुत इजी रहे। अब एक मैंने और सेम एक यही जो 5 पर्सपेक्टिव, जिसको करो आपको क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज का भी मैंने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखा है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होगा। जैसे क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, फ्रॉम ए फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, climate change can be seen as a problem that affect overall functioning of society. The impacts of climate change, such as sea level rise, crop failures, extreme weather events, can disrupt the delicate balance of ecosystem and harm the economy. This perspective would argue that it is necessary for society to take the action to mitigate and adapt to climate change in order to maintain social stability. बिकॉज फंक्शन पर्सपेक्टिव हमेशा ये देखता है भी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में वो सारी काम कर रही हैं सोशल स्टेबिलिटी के लिए, भी जो सिस्टम है वो एक स्टेबल रहे। सोशल सिस्टम एजीएल मॉडल ये सब मैंने चीज़ें जो थी प्रबंध के अगर आप थिंकर देखोगे उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये फंक्शन पर्सपेक्टिव। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहेगा क्लाइमेट चेंज। फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट चेंज कैन बी सीन एज ए प्रॉब्लम दैट exacerbates existing social inequalities. Climate change disproportionately affect marginalized communities such as low-income and rural communities who may lack the resources to adapt to its impacts. This perspective would argue that government and powerful industries are largely responsible. तो conflict perspective में, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो हमेशा क्या कहता है, स्टेट को या तो बोलता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को लगता है दो क्लासेज है, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस। तो बुर्जुआजी जो कैपिटलिस्ट हैं वो देखते हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये जो दोनों हैं ये रिस्पॉन्सिबल है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, climate change can be seen as a problem that is shaped by the people who interact with and understand the environment. This perspective would argue that culture and social norms play a role in shaping people's attitude and behavior towards climate change. It would argue that the way people understand and experience climate change influence the way it is framed and communicated in media and by the policy makers. तो जिस सिंबल्स में कैसे हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप देखोगे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें नो डाउट आज बात हो रही है क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट होता है। मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पे कोल माइंस के ऊपर, तो हमारे तो अभी इंडिया में जैसे कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट मिल दे रहे हैं, तो कोल माइनिंग बहुत हो रही है। तो वहाँ पे मैं देख रहा था, एक जर्मन की न्यूज़ पढ़ रहा था, तो जर्मन में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट कोल माइनिंग। तो सिंबल्स मतलब हमारे जो उसमें है कितनी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इस जो क्लाइमेट चेंज की डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, रीन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की हैं। तो ये सब चीज़ें एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव। सेम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, भी वुमेन्स को कैसे इशू होगा क्लाइमेट चेंज से। सेम स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, भी स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर
और सोशल स्ट्रक्चर, तो ये सब आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो मेरा ये एक्सरसाइज कराने का क्या मतलब था, सिंपल सा एक वो था, क्योंकि अगर आप लिखते सोशियोलॉजिकल क्लाइमेट चेंज, एनालिसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज लिखते भी इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही आप जो भी करंट इश्यूज हैं, कुछ भी टॉपिक्स है, तो उसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, और इससे आपको एक तो ये होगा, फिर आपके ना माइंड में आप अच्छे से माइंड मैप कर पाओगे सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स विद द सोशल रियलिटी। तो आई होप आपको पता लगेगा जीएस पेपर 2 के हमने आंसर कैसे लिखने हैं बढ़िया। तो बाकी जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आप पढ़ते रहिए, जैसे गिग इकॉनमी, जो हमारे जो जोमेटो के, हो सकता है गिग इकॉनमी पे क्वेश्चन आ जाए। तो गिग इकॉनमी के जो वर्कर्स हैं, गिग इकॉनमी के जो वर्कर जैसे जोमेटो फूड डिलीवरी गाइस जो हैं, ऊबर ड्राइवर्स हैं, तो जो एक टेम्पररी जॉब पे हैं, तो उन पे क्या है, तो ये कुछ आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए, जैसे जिस पे प्रोलेटेरियस कहा गया है, जो एक मार्क्स की थ्योरी है वो लगाई गई है, तो ये करंट अफेयर आप करते रहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सोशियोलॉजी में हमने देखा स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस, आंसर राइटिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड, भी कैसे लिखना है। और बाकी जो मैंने अभी इसमें सोचा है, जैसे सपोज करो हम कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, तो मैं 2013 से लेके 2022 तक के उन क्वेश्चंस को, जब भी वो टॉपिक खत्म करेंगे, उन क्वेश्चन को मैं एंड में पीपीटी में लिख लूँगा, और उनको डिस्कस करेंगे भी, जो पढ़ा है भी, जो हमने जो सारा डिटेल में पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, तो साथ साथ वो भी डिस्कस करते रहेंगे। ये तो एक छोटा ट्रेलर था भी, आंसर आपको सोशियोलॉजी के कैसे लिखने हैं। तो उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जो सोशियोलॉजी में आपको पर्सपेक्टिव्स लिखने हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके अलावा ये जो पर्सपेक्टिव थे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स हैं। तो हमारे इंडिया में भी कुछ डेवलप हुए थे, जैसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, तो ये सब हमें देखने हैं। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, जो हमने अडॉप्ट करके इसको इंडियन स्टडी में स्टडी किया है, जो थ्योरीज होंगी, जैसे एम एन श्रीनिवास ने कुछ थ्योरीज दी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, तो वो वाले भी हमें, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की उन्होंने थ्योरी लगा के जहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिए, वो भी हमें आंसर में लिखने हैं। जैसे सपोज करो, तो जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया में फॉर द रिजर्वेशन, तो कुछ सोशोलॉजिस्ट मानते हैं भी दिस फिनोमेना इज शोइंग दैट रिवर्स संस्कृताइजेशन। तो ये संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, ये हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो मेन यही है भी, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव को स्टडी करो, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट, और उनको आंसर लिखने की कोशिश करो। और बाकी जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ए मैन और ए वुमेन, जेंडर न्यूट्रल रखते हैं इसको हम, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एन इंडिविजुअल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की, तो आपको अपने आप जो डॉट्स है वो दिखने लग जाएंगे। तो अब हम इस पे, जो सेकंड इस लेक्चर का पार्ट है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो उससे पहले हम एक बार, मैं फिर से सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो रिविजिट करना चाहता हूँ। तो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार रिविजिट करते हैं। सोशियोलॉजी ए सोशल साइंस that studies human societies, their interactions and the processes that preserve and change them. Human societies को स्टडी करती है, जो हमारी सोसाइटी है, सोशियोलॉजी। It does this by examining the dynamics of constituent parts of society, such as institutions, communities,
पॉपुलेशन एंड जेंडर, रेशियल और सोशल और एज ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन, सबको स्टडी करती है सोशियोलॉजी। Sociology also studies social status, stratification, social movement, social change, as well as social disorder in the form of crime, deviance, revolution. तो जो भी एक सोसाइटी में हो रहा है, जो सोशियोलॉजी स्टडी करती है। तो हमने जो देखा था, मैंने जो सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, तो जो डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी की, आप देखोगे रिलेटिवली बहुत लेट हुई थी। आल्दो ये सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, जो एज ए सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 300 साल ही पुराना एक ये सब्जेक्ट है, एज कम्पेयर टू अदर, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गए, आप अगर पॉलिटिकल साइंस देखोगे या फिलोसफी देखोगे, फिलोसफी आज से 2500 साल पुराना है, तो उनके कंपैरेटिवली बहुत ही यंग डिसिप्लिन है ये। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है भी, जो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, समटाइम क्वेश्चन आ जाता है भी जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, वो कैसे डिफरेंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट, क्योंकि सोशियोलॉजी इनिशियली वेस्ट में डेवलप हुआ था। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है भी कैसे हुआ, उसकी जो एक डायग्राम है भी, डार्क एजेस थी, डॉन ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी आई, फिर जो कुछ सोशल चेंजेस हुए, कुछ नई क्लासेस डेवलप हुई, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, तो ये कुछ चेंजेस हुए और उनके अगेंस्ट कुछ चेंजेस, चैलेंजेस आए। तो उन चैलेंजेस को जब एक सोसाइटी अनसर्टेनिटी में थी, तो एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने उन आंसर्स को, जो चैलेंजेस के थे, आंसर ढूंढने की कोशिश की, और उससे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ। ये वेस्ट में डेवलप हुआ भी, जो वेस्ट में यूरोपियन सोसाइटी में जो एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ था। अब इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो हम उसको ग्रेटली स्टडी करने से पहले कुछ टर्म स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, सोशियोलॉजी फॉर इंडिया। तो सोशियोलॉजी इन इंडिया डील्स विद प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ सोशियोलॉजिस्ट विच आर रिलेटेड टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं सोशियोलॉजिस्ट, तो उनको हम कहेंगे सोशियोलॉजी इन इंडिया। सोशियोलॉजी फॉर इंडिया क्या है? एक डिबेट चला जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इंडिया में डेवलप हो रहा था, तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट कह रहे थे भी जो वेस्ट में कंसेप्ट हैं, जो यूरोप में कंसेप्ट है, हमने सोशियोलॉजी यूरोपियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, बस सेम कंसेप्ट हम इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए कर सकते हैं। सोशियोलॉजी फॉर इंडिया भी जो सेम कंसेप्ट हैं यूरोपियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, वही हमने इसमें लगाने हैं। सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया क्या बोलता है भी, नहीं, इंडियन सोसाइटी यूनिक है, तो आपको जहां पे कुछ नए कंसेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, इंडिया की सोसाइटी को आपको स्टडी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द बेसिक मोटिव ऑफ सोशियोलॉजी टू स्टडी सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया कह रहा है भी आपको नए कंसेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये एक डिबेट चला, तो हमने देखा फिर एक सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, जब वो एक नया कंसेप्ट इंडोलॉजी डेवलप हुआ भी, इंडिया की सोसाइटी को स्टडी करो थ्रू इंडियन टेक्स्ट। तो ये क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। तो ये एक डिबेट चला, तो इस तरह ये सब चीज़ एक डिबेट चल रहा था। तो जहाँ पे जब हम इसको देखते हैं, समटाइम आपको क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में भी, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जो डेवलप हुआ कितने फेजेस में, कैसे हुआ। तो ये रामाकृष्ण मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, जो एक मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने मार्क्सियन पर्सपेक्टिव से इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया है, तो उन्होंने इनको डिवाइड किया प्रोटो प्रोफेशनल स्टेज, प्रोफेशनल स्टेज और करंटली नीडेड स्टेज। तो इन्होंने इनको 3 बेसिस पे डिवाइड किया। उसके बाद अदर्स ने डिवाइड किया 5 फेजेस में। कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो डिफरेंट थे भी, 1773 से 1900 ईडी तक क्या थी, जब फाउंडेशन लेड हुई, जहाँ पे जो प्रोफेशनल बन गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो सोशियोलॉजी में काम था वो और भी ज़्यादा बढ़ा।
फिर डेवलपमेंट इन 70s, पर्सपेक्टिव इन 70s, इम्पेरेटिव्स इन 90s। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिवाइड किया। ये थोड़ा सा इतना वैसे समटाइम कोई क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोटो प्रोफेशनल स्टेज थी, जब हम इसमें क्या किया, तो जो आर के मुखर्जी कह रहे हैं, प्रोटो प्रोफेशनल स्टेज का मतलब था भी जब इंडिया एज ए सोसाइटी के लिए डेटा कलेक्ट होने लगा। उसका रीजन क्या था? उसका बहुत बड़ा रीजन था एक, क्योंकि जो आपने पता होगा जहां पे 1773 1757 में हुई थी द बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में द बैटल ऑफ बक्सर। तो 1773 में जो फर्स्ट वो बना था वॉरेन हास्टिंग्स, यानी कि एक जो इंडिया में जो एक ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से आई थी, उसने अपने जो पैर थे, जो अपना फुटप्रिंट था, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से हट के इंडियन सोसाइटी की एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो अपने जो फुटप्रिंट था वो बढ़ाने लगे थे। तो अब देखिए एक कंपनी है छोटा, उसको अब इतनी बड़ी इंडियन सोसाइटी पे रूल करना है। तो अब आप देखिए अगर वहां पे उनको रूल करना है तो उनको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी के बारे में। तो वो सोसाइटी के बारे में डेटा कलेक्ट करने लगे। जैसे कि जहां पे जो गवर्नर हेनरी थे, तो उन्होंने कहा था भी जो डेटा है इंडियन फैमिलीज के कस्टम्स पे वो कलेक्ट कीजिए। और उसके अलावा और भी डेटा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स में डेटा जाने लगा, तो ये भी और भी डेटा जाने लगा था। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेटा कलेक्ट करोगे तभी आप एक अच्छी गवर्नेंस कर पाओगे। जैसे कि कोविड के टाइम क्या हुआ अभी 2 साल पहले, जब एकदम से लॉकडाउन लगा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकदम से जब लॉकडाउन लगाया तो माइग्रेंट्स का एक क्राइसिस आ गया था, क्योंकि सिटीज में इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स थे, वो एकदम से छोड़ के शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। तो गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं था अभी जो माइग्रेंट्स। तो अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, अभी अभी सारा डेटा कलेक्ट करेंगे वो, ताकि एक माइग्रेंट्स के रिलेटेड भी एक पॉलिसी बना सकें। आई थिंक नीति आयोग भी एक टास्क फोर्स बनाई है नीति आयोग के अंदर, तो वो शायद जब हम जो पेपर 2 में माइग्रेशन का टॉपिक है तो उसमें हम देखेंगे। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डेटा होगा तभी आप पॉलिसीज बना सकोगे। तो ब्रिटिशर उस टाइम वही कर रहे थे, डेटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन आपको एक बात और भी पता है, क्योंकि जो डेटा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च। आपने देखा होगा जब डरखीम ने थ्योरी दी थी द थ्योरी ऑफ सुसाइड, तो उसने क्या किया था? डेटा कलेक्ट किया था ऑन द सुसाइड रेट। तो उसके बेसिस पर कंपेयर किया, तो उसके बेसिस पे उसने थ्योरी दी। तो डेटा, तो ये क्या थी इंडिया में, ये देखिए अब कैसे क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, वहां पे कैसे जो डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था और जहां पे क्यों कैसे डेवलप हो रहा है। और उसी के साथ जब डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो क्या हुआ, जब ब्रिटिशर अपना डेटा कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडियन पॉलिटिकल फिगर्स थे, वो भी अपना डेटा कलेक्ट करने लगे। ताकि क्योंकि उन्होंने देखा भी जो एक बहुत ही इंफीरियर व्यू दे रहे हैं, इंफीरियर पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कॉलोनाइजर, तो हमें अपना एक डेटा, हमें अपना एक वो देना है पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने अपना डेटा कलेक्ट करने लगे, अपने पर्सपेक्टिव देने लगे। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा पे उन्होंने वो करना था, सती जो कस्टम ऑफ सती थी, एक इवल कस्टम इंडियन सोसाइटी की, तो उन पे डेटा कलेक्ट किया और फिर उन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, जो उस इवल कस्टम को बैन करवाने के लिए। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जी एक डेटा कलेक्शन स्टेज चली। प्रोफेशनल स्टेज कब हुई? जब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा दिया, ग्रांट दी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को 1914 में भी, आप सोशोलॉजी जहाँ पे पढ़ाना शुरू करो। तो वहाँ पे फिर 1919 में एक डिपार्टमेंट खुला, पैट्रिक गेट्स उसने हेड किया। बाद में जीएस गुरे ने उसको उसमें बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जीएस गुरे को आप फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहते हैं। तो इन्होंने जहाँ पे बहुत सी रिसर्च की इसके अंदर। उसके बाद
पहले तो मुंबई में था, लेकिन उसके बाद लखनऊ में खुल गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो सिटीज थी वहाँ पे वो शुरू हुआ। तो इस तरह जो एक प्रोफेशनल स्टेज जब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टेज स्टार्ट हुई। अब तीसरी स्टेज क्या थी? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ? अब गवर्नमेंट, अब इंडिया आज़ाद हो गया। अब जो गवर्नमेंट थी, जो नई स्वदेशी गवर्नमेंट थी, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, इलिटरेसी, पावर्टी, हंगर, गांव में जो वो थी, क्योंकि हमने देखा कैसे 200 साल का जो कॉलोनियल रूल था, कैसे इंडिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इंडिया के रिसोर्सेज को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे वो बनाने शुरू किए, स्कीम्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 5 ईयर प्लान्स। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती, उन्होंने एक दिमाग लगाया भी हमारे पास पहले रिसर्च होनी चाहिए। जैसे करो, आज मैंने एक स्कीम लगाई वहाँ पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अगर स्कीम फॉलो करो हम उसका इम्पैक्ट स्टडी नहीं कर रहे। जैसे कि आजकल हम आउटकम बजटिंग की बात करते हैं, आउटकम बजटिंग भी, हम कोई भी पैसा बजट में दे रहे हैं उसके आउटकम्स क्या हैं। तो उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा, तो भी ये कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी प्रोग्राम्स है, कोई भी स्कीम्स है, या कोई प्रॉब्लम्स क्या हैं सोसाइटी में, तो उनको स्टडी होना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, मैसिवली गवर्नमेंट ने फंडिंग की जो रिसर्च थी। तो जो एज ए डिसिप्लिन था, जो एक बहुत ही कुछ सेंटर थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो अब एक्सपैंड किए पूरे पैन इंडिया में। तो ताकि वो एक चीज़ों को भी, जो भी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन होनी है, नेशनल हमारा डेवलपमेंट होना है, तो उसमें एक फोकस कर सके। तो आई होप आपको जिस समझ आ गया होगा भी सोशियोलॉजी कैसे इंडिया में डेवलप हुई। तो क्लास अभी आप देखोगे भी, जैसे जो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ, तो सोशियोलॉजी जब एज ए डिसिप्लिन डेवलप हो गया, अब इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना है। अब डिसिप्लिन हो गया, क्योंकि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन क्या है, सोसाइटी को स्टडी करो। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, इंडोलॉजी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। तो हम उस पर क्योंकि इंडोलॉजी में मोस्टली जो रोल है वो है हमारे GS गुरे का, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में है MN श्रीनिवास का, और जो हमारा मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है उसमें AR देसाई जी का। तो वो हम तीनों को पर्सपेक्टिव को नेक्स्ट 3 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ये क्लियर होगी। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स। सो थैंक यू क्लास।